अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के 200 एपिसोड मुकम्मल होने वाले हैं, और जब ये मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 50 एपिसोड रिकॉर्ड कर सकूंगा। फिर 100 एपिसोड इसके हुए, 150, और आज 200 एपिसोड इसके मुकम्मल हुए। यकीनन सी बात है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है, एक फैमिली की तरह जो आप लोग जुड़े हैं इसके साथ, ये आप लोगों की ही वजह से हुआ है। तो मेरी ख्वाहिश है वो तमाम लोग जो मैं मैसेज पढ़ता होता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता होता हूँ व्हाट्सएप पे, जिसमें आप लिखते होते हैं कि प्रोग्राम के नीचे भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है कहानी, हम बहुत शौक़ से सुनते हैं और सोते सोते नींद आ जाती है, अब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जिनकी आज भी कहानी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, उन्होंने तो वॉइस मैसेज में जो कहानी भेजी है उसमें उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आप एक दिन में 2 कहानियाँ सुनाया करें, और अगर नहीं सुना सकते, बहुत मजबूरी है, तो कम से कम रोज़ाना की एक कहानी सुनाएं। उन्होंने ये मैसेज किया, जिनकी आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कासिम अली। तो आपकी ख्वाहिश पे मैंने हफ्ते में 2 इसकी एपिसोड देनी शुरू कर दी, जो आप लोगों ने लाइक की। आगे क्या करना है, जैसे आप कहेंगे मैं तो वैसे करूंगा, कहेंगे बंद कर दे बंद कर दूंगा, कहेंगे ज़्यादा कर दे ज़्यादा कर दूंगा, कहेंगे 2 रहें तो 2 रहेंगी। लेकिन एक वीडियो का सिलसिला मैंने आप लोगों से कहा है कि तमाम लोग जो मुझे कहते हैं हम पसंद करते हैं, तो वो लिखते होते हैं कि जी आप हमारा भी प्रोग्राम में नाम ज़रूर लें, मेरे बेटे का, मेरी बहन का, मेरे हस्बैंड का, मेरी वाइफ का, अपनी फैमिली का, किसी का भी कहते हैं, अपना कहते हैं, नाम ऑफ कैमरा में आप ले लें। तो वही मौका देने जा रहा हूँ मैं आप सबका, आपका ही ये शो है ऑफ कैमरा स्टोरी। तो इसमें आप लोग एक वीडियो बनाएं 30 सेकंड की, 45 सेकंड की, इससे ज़्यादा ना हो, कम जितनी भी हो, जो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम काफ़ी होते हैं, 45 भी लंबा हो जाता है मैसेज। लेकिन उसके लिए मैं वीडियोस आ भी रही हैं, और जितनी भी अभी तक मुझे वीडियो आई है उन्होंने इस बात को फॉलो किया है कि मोबाइल को आप लोगों ने ऐसे पकड़ना है, यूं पकड़ के वीडियो नहीं बनानी। जो भी वीडियो बनानी है मोबाइल को, जिस तरह ये देखें ना, आपकी तरफ मैं कर लेता हूं, इसी तरह मोबाइल को पकड़ के करना है, ऐसे मोबाइल नहीं रखना। वीडियो बनाइए लाजमी हॉरिजॉन्टल, इसी तरह पकड़ के, सेल्फी वाले कैमरे में या बैक कैमरे से, जैसे भी बनाएं। आप मुझे सेंड कीजिए बना के वीडियो, इंशाल्लाह सब वीडियोस को इकट्ठा करके आप लोगों के लिए जो भी आप बोलेंगे, मैंने पहले भी कहा है, अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे मैं सब चलाऊंगा। प्रोग्राम अच्छा लगा तो तारीफ में बोलेंगे, अगर कहेंगे नहीं बहुत बुरी लगी फिर भी सुनी हमने, तो मैं वो भी चला दूंगा। तो अगर भेजना चाहते हैं, लेकिन लोग, उनको पता नहीं कि वो पूछते हैं मुझसे, कुछ मैसेज भी आए हुए थे, क्या क्या बोले हम वीडियो में, तो सिंपल आप बोले 200 एपिसोड मुकम्मल होने पे आपको ऑफ कैमरा स्टोरी में बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सिंपल कहते हैं, वीडियो बनाएं, पकड़ें और कहने जी 200 किस्तें मुकम्मल हो गई हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस पर, सिंपल। बल्कि आप सबको मुबारक हो, आप सबको भी मुबारक दें, आप लोगों का शो है, मेरा नहीं है। तो वीडियो भेजिए, इंशाल्लाह आप सबकी वीडियो जो है मैं ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल करूंगा, लेकिन कोशिश करिएगा 45 मिनट से वीडियो बड़ी ना हो। और आज जिनकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उनका नाम है, मैंने जिस तरह बताया, कासिम अली, चिन्योट, ज़िला जंग, तहसील भवाना। ये उनकी ओरिजिनल है। उन्होंने मुझसे कहा था मदर भाई अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जैसे बेहतर जाने तो आप मेरा नाम ले लें, अगर आपको बेहतर ना लगे तो आप मेरा नाम ना लें, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, बस ये देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ जो उनके कहने का मतलब ये था, जिन्नात की या उस मखलूक जिनका उनके साथ इस तरह का वाक़या हुआ था उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग जो मुझे कहानी भेजते हैं जिनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो चुका है, एक बात ज़हन में रखिएगा, कहानी भेजने से मेरी गारंटी आपको, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप कहानी भेज सकते हैं, और वैसे भी वज़ाइफ का प्रोग्राम आप लोगों के लिए इसलिए मैंने शुरू किया हुआ है कि उसमें आप खुद अपना इलाज कर सकें। कासिम अली कहते हैं ये कहानी है, सच्ची कहानी, 1982 1982 की, भवाना सिटी की है, चिन्योट के साथ ज़िला झंग है, तहसील भवाना। वहाँ के एक छोटे से कस्बे में, कहते हैं, मैं अपने 3 बहनें और 2 भाइयों पे मुश्तमिल एक फैमिली थी जो एक घर में मकीम थी। तकरीबन एक बहुत बड़ा तो नहीं, दरमियाना घर, जिसका एक काफ़ी बड़ा सहन था, उसके बाद बरामदा था और उसके आगे कमरे थे। या अल्लाह खैर, ये क्या आ गया है? ठीक है,
चीज़ें इस तरह की जो हो रही थी, मैं खुद डर गया हूँ। पहले मैंने देखा भी एकदम से आ गया, जैसे मैंने कहानी शुरू की ये मेरे पास ही आ गया। अच्छा जी, वो कहते हैं जी हम 5 यानी कि उनके बच्चे और मियाँ बीवी खुशी के साथ वहाँ पे उस घर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी उम्र तकरीबन कहते हैं 6-7 साल या 8 साल थी, सही याद नहीं है क्योंकि 82 की स्टोरी है। मेरा एक शौक़ था, मुझे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे तो उससे मैं खाने पीने की चीज़ें ले लेता था, और चीज़ें इस अंदाज में मैं अपनी जेब में छुपा लेता था कि रात के टाइम जब सोने लगूंगा, लाइट ऑफ होगी तो उस वक्त मैं खाऊंगा। मुझे उस वक्त खाने का शौक़ था, यहाँ तक कि खाते खाते मैं सो जाता था। मेरे माँ बाप को भी मेरी इस आदत का पता था, मुझे मना करते थे, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश होती थी। वो कहते थे ये अक्सर ऐसा हो जाता था, मेरे मुंह में कोई टॉफ़ी कोई चीज़ होती थी और मुझे नींद आ जाती थी। तो वालिदैन को एक डर होता है कि बच्चा, अक्सर ऐसे बच्चे खाते खाते सो जाते हैं ना, तो डर होता है कि सांस की नाली में ना चला जाए। वक्त बड़ा अच्छा इसी तरह गुजर रहा था। कोई बहुत ज़्यादा हम अमीर फैमिली नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र था, रब का दिया सब कुछ था, हम एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मेरे 3 बहनें और 1 भाई उस दिन अंदर कमरे में थे, और मैं बाहर सहन में चारपाई पे बैठा था। मेरी माँ रोटियां पका रही थी। मुझे भूख लगी हुई थी, मैं इस इंतज़ार में था कि रोटियां पक जाएं तो मैं माँ से कहूं जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तकरीबन ये कोई टाइम होगा, मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था। हमारे जो घर का दरवाज़ा था, लकड़ी का एक बड़ा सा दरवाज़ा था, वो उस वक्त खुला हुआ था। आज तो दरवाजे सब अपने घरों के बंद रखते हैं, पहले जिस दौर की वो कहानी सुना रहे उस दौर में घरों के दरवाजे बंद ज़रूर होते थे, लेकिन रात के उस पहर जिस वक्त घर वाले सोने लगते थे तो दरवाज़ों को बंद कर देते थे। आज भी छोटे शहरों में जब लोग सोने लगते हैं तो अपने दरवाज़ों को अच्छी तरीके बंद कर लेते हैं। बड़े शहरों में भी ऐसे ही है। बड़े शहरों में सिर्फ ये है कि दिन के टाइम भी घरों में दरवाजे बंद होते हैं, बेल बजे तो पूछा जाता है कौन, उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाजे खुले आप शहरों में नहीं रख सकते, लेकिन आप छोटे शहरों में आज भी चले जाएं तो वहां पे आज भी दिन के टाइम पे दरवाजे खुले होते हैं, रात के टाइम पे ये बंद करते हैं। वो बड़ा सा दरवाज़ा जो हमारा लकड़ी का था, मेन एंट्रेंस, वो खुला हुआ था, तो उसी के अंदर से मैं बिल्कुल दरवाजे के सामने बैठा था। मैंने देखा 2 लड़कियां दाखिल हुई। पहली निगाह मेरी उनके कपड़े के ऊपर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत किस्म के कपड़े पहनी हुई थी। उनके कपड़ों को देख के लगता था बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जैसे महंगे से कपड़े हों। जैसे ही दोबारा उनके कपड़ों को देखते ही जैसे ही मेरी निगाह उनके चेहरों पे पड़ी तो मैं और ज़्यादा हैरान रह गया। वो बहुत ही हसीनो जमील थी दोनों, इतनी खूबसूरत कि मैंने इतनी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी। बेशक मैं एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन इर्द गिर्द लड़कियों को भी देखता था। मोहल्ले में और भी बहुत सारी फैमिलीज थी, आमना सामना था, मिलना मिलाना था, अदब व एहतराम का रिश्ता था, तो पता तो था, निगाह तो पड़ती थी, सबको देखते भी थे। लेकिन इनको देख के अंदाजा हो गया कि ये बहुत ही हसीनो जमील थी। उनका बहुत ही गोरा रंग, चेहरे के नक्श बहुत तीखे, बहुत ही खूबसूरत। और वो जैसे ही दाखिल हुई तो मुझे देखना शुरू कर दिया। दोनों टिकटिकी बांधे मुझे देखी जा रही थी। मेरी माँ जो रोटियां पकाने में मसरूफ थी, रोटियां जो पका रही थी, जब वो दरवाजे में आहिस्ता से दाखिल हुई और फुल अंदर नहीं आई, चंद कदम ही चल के आई, और उन्होंने उसके बाद दरवाजे से कोई 2-3 कदम ही अंदर दाखिल हुई और मुझे देखना उन्होंने शुरू कर दिया। उसी लम्हे रोटियां पकाते हुए मेरी माँ की निगाह जब उन पे पड़ी तो एकदम से मेरी माँ बोली, क्या चाहिए? क्योंकि मेरी माँ उनको जानती नहीं थी। उनका लिबास, उनका चेहरा बताता था कि बहुत ही महंगे कपड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, इस छोटे से गांव या इस छोटे से टाउन की नहीं है, कहीं और से आई हैं। तो आके इस अंदाज में मेरे बेटे को टिकटिकी बांधे देखी जा रही हैं, तो माँ ने यही पूछना था उनसे कि भाई क्या हुआ है, क्या चाहिए? वरना कोई भी जानने वाला जब घर में दाखिल होता है तो वो फौरी तौर पे अस्सलाम वालेकुम कहता है। अदब अदाब का तरीका भी होता है, जब आप किसी के घर में दाखिल होते हैं तो आप पहले सलाम करते हैं। उन्होंने कोई सलाम नहीं किया और
दाखिल हुई और टिकटिकी बांधे देखना शुरू कर दिया। तो मेरी माँ ने कहा क्या चाहिए। लहजा थोड़ा सा तल्ख था, जैसे माँ को अंदाज़ा हो गया था ये कौन बदतमीज़ घर में दाखिल हो गए हैं जिन्होंने सलाम दुआ नहीं की और सीधा बच्चे को इस तरह घूरना शुरू कर दिया। तो मेरी माँ के इस तरह सख्त लहजे में पूछने पे एक लड़की बोली रोटी। मेरी माँ ने दोबारा से जुमला बोला क्या चाहिए। तो उसने उसी अंदाज में दोबारा अपना हाथ एक आगे किया और जैसे वो कह रही हो रोटी रोटी दो। मेरी माँ को इस अंदाज में एक तो दाखिल होना, ऊपर से बच्चे को टिकटिकी बांधे देखना और पूछने पे क्या चाहिए गुस्से के अंदाज में पूछा गया, तो बजाय को शर्मिंदा होती या बात को समझती, उल्टा वो कह रही थी रोटी। और रोटी भी मांगने का अंदाज ऐसा था जैसे बदमाशी से मांग रही हो। तो मेरी माँ को ये बहुत बुरा लगा। अगर उनको खाना चाहिए था, उनको रोटी चाहिए थी, तो उसका भी एक तरीका होता है। वो मांगती, मेरी माँ उनको बिठा के घर में खाना खिलाती। लेकिन जिस अंदाज में वो दाखिल हुई, जिस अंदाज में उन्होंने रोटी मांगी, ये बहुत ही अजीब व गरीब तरीका था। तो मेरी माँ ने कहा कौन सी रोटी, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, और स्त्री के घर में दाखिल होते हैं, स्त्री की रोटी मांगी जाती है, शक्ल से तो मांगने वाली नहीं लगती है तुम। यकीनन मांगने वाली ही आके इस तरह रोटी मांगते हैं, वो भी सदा लगाते हैं घर में जब दाखिल होती हैं तो आते ही इस अंदाज में रिक्वेस्ट वाले अंदाज में, मांगने वाले अंदाज में मांगती है। वो तो इस तरह स्टाइल था रोटी। तो मेरी माँ ने कहा कोई रोटी नहीं है, जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। और मेरी माँ जिसके हाथ में एक रोटी थी वो उसको इस तरह लगा चुकी थी, इस तरह पकड़ के बैठी थी, वो रुक सी गई जैसे मुतवज्जो हो कि जब तक तुम जाओगी नहीं मैं अपना काम रोक के बैठी हूँ, जाओ यहाँ से। उन्होंने गुस्से से मेरी माँ को देखा, उसके बाद मुझे देखा, वहीं से मुड़ी और फिर बाहर चली गई। ये जो कुछ भी हुआ था मेरे लिए एक आम सी बात थी। मैं एक बच्चा था और उस दौर में, मैं पहले भी बहुत दफ़ा स्टोरीज में बता चुका हूँ, बच्चों की ज़हनियत बहुत ही मासूम होती थी। आज का जो बच्चा है 6-7 साल का, माशाल्लाह बहुत जीनियस है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है। उस वक्त तो पता ही कुछ नहीं होता था हमें मैट्रिक तक। खैर वो चली गई, माँ ने खाना पकाया, मैंने खाना खाया, मेरे बहन भाइयों ने भी खाना खाया और फिर सब कमरे में चले गए सोने के लिए। मेरे वाले साहब दूसरे कमरे में सोते थे, मैं अपनी एक बड़ी बहन के साथ चारपाई पे लेट गया, कासिम अली, और बाकी बच्चे भी सो गए। हमारे कमरे के अंदर एक बड़ी लाइट, बाकी जिस तरह बड़ी लाइट्स होती हैं वो तो थी, वहीं पे एक छोटी रेड कलर की नाइट का एक बल्ब, अब भी बहुत सारे घरों में लगता है, लंबा सा एक चूंच वाला होता था, ज़ीरो का बल्ब उसको बोलते थे लोग। बाहर जो बैठे हैं जो पाकिस्तान से गए उनको पता होगा कि ज़ीरो का बल्ब एक होता था, उसका नाम ही कहते थे ज़ीरो का बल्ब। वो बिल्कुल लाइट रेड कलर का होता था, बिल्कुल हल्की सी उसकी रोशनी होती थी कमरे के अंदर, आंखों को में भी ना पड़े और कमरे में अगर कोई एकदम से उठ जाए तो नज़र भी आ जाए। तकरीबन कहता है 8:30 के करीब हमारे कमरों में वो ज़ीरो का बल्ब जल जाता था। और उस रात भी ऐसा हुआ, ज़ीरो का बल्ब जल गया। अब सब जो अपने अपने बिस्तर पे लेट चुके थे, थके होते थे, 8:30 नहीं तो बहुत लंबा भी तो 9 वरना 8:30 तक सारे सो जाते थे। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, सबके सब सो गए। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं आप बात को लंबा करते हैं, खींचते हैं। देखिए सीक्वेंस इसी को कहते हैं। इसी बात को मैं 1 मिनट घड़ी का आप रख लें, 1 मिनट के अंदर भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन कहानी का मतलब है उस माहौल के अंदर दाखिल हो जाना, आपको ऐसे लगे कि आप उस कहानी का हिस्सा हैं, इसलिए ये सीक्वेंस होता है। जब सारे सो गए, वो रेड कलर की मध्यम सी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी, तो वहीं पे मैंने अपनी जेब में हाथ डाला कि कुछ खाऊं, निकालूं, क्योंकि जो मेरी आदत थी मैं निकालता था और खाता था। तो उसी वक्त पाँव वाली साइड पे मैंने देखा तो मेरे सामने एक इंतहाई काली स्याह लड़की, जिसका कद तकरीबन बिल्कुल उतना ही था जो आज शाम को घर में आई थी, रोटी मांग रही थी, उतना उसका कद था, बाल उसके खुले हुए थे और वो काली स्याह थी। उस लाल कलर की रोशनी के अंदर भी मैं उसको क्लियर देख सकता था। उसका चेहरा इतना काला था कि एकदम से उसको देखते ही मेरी आंखें अपनी जगह पे हिल गईं, झपकना भी भूल गईं कि मैं डर सा गया कि ये कौन बैठी है सामने। तो उसी लम्हे उसने अपना मुंह खोला मुस्कुराने के लिए, तो उसके आगे के जो 2 दांत थे वो बहुत लंबे थे और बाहर निकले हुए थे। मैं उसके बाकी छोटे छोटे दांतों को भी ऊपर नीचे जो थे देख सकता था, लेकिन ऊपर के जो और नीचे के जो दांत थे
दो ऊपर के, दो नीचे के, ऐसे नीचे के दो थे और दो ऊपर के, वो काफ़ी बड़े दांत थे। और जब उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराई है, उसने अपना मुंह खोला है, तो वो दोनों ऊपर के नीचे के दांत देख के मैं और ज़्यादा डर गया, क्योंकि इस वक्त कमरे में कौन आके इस तरह बैठ सकती है, किस वक्त आई, किस वक्त आके बैठी है, मैंने नहीं देखा था। दरवाज़ा हमारा, लाजमी सी बात है, रात का टाइम था, सब सो चुके थे। जैसे मैंने पहले बताया, रात के टाइम बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, तो बाहर का गेट बंद था। तो ये कमरे में कैसे आके बैठ गई? मैंने जैसे ही उसको देखा, मेरा हाथ जो जेब में था वहीं का वहीं रह गया। मैं आंखें झपकना भूल गया। सारे कमरे में एक खामोशी थी, और वही एक काली स्याह भयानक सी चेहरे वाली लड़की, लंबे लंबे दांत निकाले, मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। और मैं साकित सा हो गया था कि किस तरीके मैं आवाज़ निकालूं, किस तरीके अपने हाथ को, अपने जिस्म को हिलाऊं, अपनी साथ सोई बहन को जगा सकूं। लेकिन लगता था मेरे अंदर से जान निकल गई है। कुछ टाइम में इसी ही कंडीशन में पड़ा रहा, और मुसलसल वो मेरे सामने बैठी इसी तरह मुस्कुराती रही, उसको मैं देखता रहा। पता नहीं कैसे मेरे अंदर हिम्मत आई कि मेरे मुंह से एक चीख निकली, और मैंने अपनी बहन को हाथ मारा। मेरी बहन को इतनी जोर से मेरा खौफ की वजह से हाथ पड़ा था कि वो एकदम से डर गई, और उसने कहा, क्या हुआ है कासिम? तो मैंने अपनी बहन से कहा, वो देखो वो सामने कौन बैठी है, वो देखो सामने कौन बैठी है। मेरी बहन ने आंखें खोली और सामने की तरफ देखा, और आंखें मलती हुई कहा, कहां बैठी है? उसी वक्त मैंने कहा, वो देखो वो सामने बैठी है। लेकिन मेरी बहन को गौर करने पे भी जब कुछ नहीं नजर आया, तो वो उठी और उसने लाइट जला दी। मैं इस अंदाज में चीखा था, इस अंदाज में बोल रहा था, इस अंदाज में मेरी खौफजदा आवाज़ निकल रही थी कि घर के बाकी भी लोग जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो गए, क्योंकि आवाज़ भी सुन चुके थे, उसके बाद लाइट भी जल चुकी थी। मेरी माँ भी उठ चुकी थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ है? मेरी आवाज़ बहुत कपकपा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, घबराया हुआ था। मैंने माँ को भी वही इशारा करके बताया, यहाँ पे सामने कोई बैठी हुई थी। मेरी माँ समझ गई कि मैं ख्वाब में डर गया हूँ, कोई ख्वाब देखा है, उसके अंदर कोई भयानक सा ख्वाब सपना देख लिया है, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया। माँ ने कहा, कहाँ है, किस जगह पे है? माँ ही जिस तरह बच्चों को कवर करती हैं, सामने की तरफ देखने लगी, इस जगह पे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तुमने ख्वाब देख लिया। कुछ भी नहीं बेटा, कुछ नहीं है। मुझे कवर किया और इस अंदाज में कहा कि तुम सो जाओ। अब यकीनन सी बात है, घरों में इस तरह बच्चे डर जाते हैं तो उनको फौरी तौर पे सुला दिया जाता है। वाले साहब दूसरे कमरे में सोए हुए थे, माँ इसी कमरे में थी। तो माँ ने मुझे कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम से सो जाओ। बाकी बच्चों को भी सुला दिया, कहा सारे सो जाओ, और मुझे भी वहीं पे सोने के लिए कह दिया। जब मैं वहाँ लेट गया तो मेरी माँ ने कहा, आंखें बंद कर लो, बस सो जाओ, कुछ नहीं होता, तुम्हें नींद आ जाएगी। उसके बाद मेरी माँ ने वो जो लाइट जलाई थी, बड़ी लाइट कमरे की, उसको बंद किया, और वही ज़ीरो का जो बल्ब था, जो पहले से ही ऑन था, एक नई बड़ी लाइट जलाने से उसकी रोशनी ख़त्म हो गई थी। जैसे ही बड़ी लाइट को ऑफ कर दिया गया, तो वही रेड लाइट जो पहले से जल रही थी, ज़ीरो का बल्ब, पूरे कमरे में उसी की लाल कलर की रोशनी फैल गई। अब इधर उधर मैंने देखा तो सब अपने अपने बिस्तरों में सो चुके थे, लेट चुके थे, यकीनन अभी आंखें बंद कर रहे थे, सारे नींद में थे, अभी ही सोए थे, और मैंने उनको जगा दिया था। तो सब इस तरह लेट गए, और मैं इर्द गिर्द देखता रहा, आंखें बंद कर लेता, लेकिन मुझे खौफ आता। मैं फिर आंखें बंद करता, मुझे लगता मेरे करीब आ जाएगी। मेरे दिमाग पे वो इस तरह सवार हो चुकी थी कि मैं आंखें बंद नहीं कर पा रहा था, मैं डर रहा था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने दोबारा से उस तरफ देखा जिस तरफ खौफ की वजह से मैं बार बार देख रहा था, डर रहा था। यहाँ पे अभी मैंने किसी को बैठे हुए देखा है, तो उस तरफ मैंने देखा, तो वही बड़े बड़े दांत, वही काली स्याह रंगत और लाल सुर्ख उसकी आंखें, वो सामने बैठी अभी भी मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा, क्या वाकई ऐसा तो नहीं मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं और डर जाता हूं। मैंने आंखों को यूं झपका, ऐसे हाथों से यूं किया कि कहीं कोई ख्वाब तो नहीं है, लेकिन कोई ख्वाब नहीं था। वो सामने बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। बहन अभी ही लेटी थी। मैंने फौरी तौर पे हाथ उसके ऊपर डाला और उसको झंझोड़ डाला और ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया कि ये ख्वाब नहीं है, ये वहम नहीं है, वो वाकई सच में थी। तो इसलिए मैं हड़बड़ा गया, चीखना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा डर गया। तो मेरी बहन दोबारा से उठ गई, क्या हुआ? मैंने कहा वो सामने बैठी है।
मेरी बहन ने कहा कहाँ बैठी है? मैंने कहा वो सामने बैठी है। इस दफ़ा मैं इतना हड़बड़ाया था, इस तरह चीखा था, इस तरह आवाज़ निकली थी खौफ के आलम में मेरी, कि साथ वाले कमरे से मेरे वाले साहब भी उठ गए, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा ऐसा वाक़या हो रहा था। पहली दफ़ा जब उनको आवाज़ गई और साथ ही मेरी माँ ने मुझे सुला दिया, इस दफ़ा मेरे चीखने का, मुखातिब करने का अंदाज़ बहन को इस तरह खौफनाक था, डरा हुआ था कि वो भी आ गए, कमरे की लाइट ऑन होगी, सब जमा हो गए। क्या हुआ है कासिम? मेरे वाले साहब बोले। तो मैंने वाले साहब को बताया, काली स्याह बड़े बड़े दांतों वाली यहाँ सामने बैठी हुई थी, मुझे देख रही थी। वाले साहब ने घूम के देखा, किस जगह पे? मैंने कहा इस जगह पे। उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है बच्चे, क्यों डर रहे हो तुम, क्या हुआ है? वालदा की तरफ मुतवज्जो हुए तो मेरी माँ ने कहा, लगता है ये डर रहा है, इसको खौफ आ रहा है। फिर मेरे से वाले साहब मुखातिब हुए, क्या देखा है मुझे बताओ। मैंने उनको बताया, उसकी इस तरह की लाल आंखें थी, इस तरह के उसके दांत थे, वो काली स्याह है, उसके बाल खुले, कपड़े उसने बड़े खूबसूरत पहने, यहाँ बैठी थी, पहली दफ़ा भी और दूसरी दफ़ा भी। वाले साहब कुछ देर मेरे साथ बैठे रहे और उसके बाद वालदा भी, और उसके बाद सबने कहा ओके अब तुम सो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन लाइट ऑन है, लाइट बंद होती है तो वो आ जाती है, लाइट चलती रहेगी तो वो नहीं आएगी। तो घर वाले समझ गए, एक बच्चा है, डर रहा है, कोई चीज़ भी नहीं है, इसका एक वहम सा है, इसलिए लाइट जलने दिया जाए, कोई बात नहीं। बाकी सब अपने बिस्तरों पे उसी तरह, बाकी भी जो जाग गए थे लेट गए, और मेरी वालदा भी अपने बिस्तर पे लेट गई। लेकिन इस दफ़ा लाइट जलती रही, कमरा पूरा लाइट की वजह से रोशन रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब सो गए और मैं भी जागता रहा, उसी जगह को मुसलसल देखता रहा। लेकिन कब मुझे नींद आ गई मुझे पता नहीं लगा और मैं भी सो गया, क्योंकि एक लाइट जल रही थी और मेरी निगाह मुसलसल उस तरफ थी, इसलिए दोबारा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। सुबह खैरियत से गुजर गई, हर कोई अपने काम काज में उसी तरह मसरूफ रहा। और फिर वही टाइम जिसको कहते हैं अंधेरा फैल जाना, रात की तारीकी चादर ओढ़ लेती है। तारीकी जब चादर ओढ़ लेती है तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाता है। घर का मेन दरवाज़ा बंद कर दिया गया, कमरों में सब पहुंच गए और उसके बाद उस बड़ी लाइट को बुझाने का टाइम आया गया। जब सब अपनी अपनी चारपाइयों में लेट गए तो उसके बाद एक शख्स ने उस लाइट को बुझाना होता था, जो बड़ी फुल लाइट थी, और उसके बाद ज़ीरो का बल्ब ऑन। और ऐसा ही हुआ, मैं अपनी बहन के साथ उसी बिस्तर पे लेटा के उसी वक्त पहले ज़ीरो का बल्ब जला दिया गया, और जैसे ही ज़ीरो का बल्ब जलाया गया बड़ी लाइट को बुझा दिया गया, बटन ऑफ कर दिया गया। अब मैंने उसी तरफ देखा जहां पे मुझे कल नजर आया था, आज भी मेरे दिमाग में वो खौफ सवार था, आज फिर कुछ ऐसा ना हो जाए। आज वहां पे कुछ भी वैसा नहीं था। तो आज मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मेरे पास आज खाने के लिए क्या है, तो मेरी जेब में आज खाने के लिए मूंगफलियां थी। मैंने अपनी जेब से मूंगफली निकाली, उसको छीला, खाना शुरू कर दिया। आज हमारे घर में हमारे नाना अब्बू आए हुए थे। नाना अब्बू भी हमारे साथ इसी कमरे में सोए हुए थे, मुझसे 2 चारपाइयाँ छोड़ के। वो मेरे सामने वाली चारपाई पे लेटे हुए थे, एक चारपाई छोड़ के, यानी एक साइड पे थी और उससे एक आगे थी, लेकिन मुझे क्लियर नज़र आ रही थी, उनके जूते वो लेटे हुए नज़र आ रहे थे। मैंने मूंगफली खानी शुरू कर दी और जेब में हाथ डालता, फिर मूंगफली निकालता और खाना शुरू कर देता। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं उस लड़की को आज भूल गया था और खाने की तरफ लग गया था। मुझे लगा था कि आज नहीं होगा, लेकिन एकदम से अचानक मेरी निगाह उसी तरफ पड़ी, सामने वही लड़की की तरफ मैंने देखा तो वो लड़की फिर से आ चुकी थी। पूरे कमरे में खामोशी थी, सब सो रहे थे, सिर्फ मैं जाग रहा था, या मेरी मूंगफली को छिलने खोलने की आवाज़ और खाने की आवाज़ थी और खामोशी थी। ये सर्दियों की एक रात थी, सब सुकून से सो रहे थे कि फिर मेरी निगाह सामने की तरफ पड़ी तो मैंने देखा आज उसी कपड़ों में जो कल पहन के आई थी, आज भी उसी तरह बालों को खुला छोड़े हुए काले स्याह रंगत के साथ बैठी वो मुस्कुरा रही थी। उसके 2 दांत आगे के बड़े थे और नीचे के भी बड़े थे, लाल सुर्ख उसकी आंखें थी। मेरे मुंह में मूंगफली थी, मैं मूंगफली को खाना भूल गया और टिकटिकी बांधे उसको देखना शुरू कर दिया कि मेरा वहम नहीं हो सकता, वो फिर आज सामने आके बैठी हुई थी। आज वो कल से भी ज्यादा मुस्कुरा रही थी, खिलखिला के मुस्कुरा रही थी। वो जो कमरा जिसमें हम लेटे हुए थे, इसमें उस दौर में भी एक बहुत शौक था जो लोगों को, सीनरियाँ मिलती थी। एक पतला सा गत्ता नहीं, खास कागज पेपर होता था, उसके ऊपर बड़ी बड़ी सीनरियाँ होती थी जो लोग अपने कमरों में कीलों के साथ लगा देते थे। वो कहते हैं उस कमरे में भी 3-4 हमारी सीनरियाँ लगी हुई थी। जब वो सामने आके बैठ गई तो मैं एक बच्चा सा लेटा हुआ परेशान सा था कि आज ये फिर आ गई है।
लेकिन आज तो कल से भी ज़्यादा बैठी मुस्कुरा रही है और मुझे बैठी देखी जा रही है। एकदम से कहता है, मुझे उस वक्त एक आवाज़ से ही जैसे कुछ अजीब सी कोई आवाज़ पैदा हुई है। मैंने उसी वक्त लेटे लेटे अपनी गर्दन पीछे मोड़ के देखा तो मैं और ज़्यादा खौफजदा हो गया। हमारी एक जो सीनरी थी, उस सीनरी के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप, नाग, बहुत बड़ा, इतना मोटा, जैसे वो कह रहे थे बड़े बड़े सांप होते हैं, असदहे होते हैं, इस तरह का तस्वीर के अंदर से एक असदहा सांप निकल रहा था और चलता हुआ थोड़ा सा दीवार के साथ दूसरी जो हमारी तस्वीर लगी हुई थी, सीनरी लगी हुई थी, उसके अंदर दाखिल हुआ और गायब हो गया। अब मेरी आंखें जो मंजर देख रही हैं, कमरे में जो सीनरियाँ लगी हुई हैं, उनके अंदर से बड़े बड़े असदहे टाइप सांप निकल रहे हैं। एक सीनरी से निकल के दूसरी सीनरी में दाखिल हो रहे हैं, एक सीनरी से निकल के दूसरी सीनरी में दाखिल हो रहे हैं। कहते हैं आप सोच सकते हैं मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी। सामने बैठी वो मुस्कुरा रही है, गर्दन मोड़ के देखी है तो सीनरियों में से सांप निकल रहे हैं और गायब हो रहे हैं। तो उस वक्त मेरे कानों ने एक चूं चूं की आवाज़ सुनी, जैसे कोई चूहा बोलता है। मेरे कानों ने जैसी आवाज़ सुनी और कानों ने जैसे आवाज़ को सुना, मैंने सिमत का तयन किया किस सिमत से आवाज़ आ रही है। तो मेरी निगाह नीचे पड़ी। नीचे मेरे जो नाना अबू के जूते पड़े हुए थे वो उसी वक्त चूहों में बदल गए थे। मेरी आंखों ने बाकायदा देखा वो जो दोनों जूते थे वो चूहे बन गए और उसके बाद भागना शुरू हो गए, चूं चूं करते हुए भाग रहे थे। और जब मैंने ये मंजर भी देखा, नीचे चूहे हैं, वहाँ पे असदहे निकल के तस्वीरों के अंदर गायब हो रहे हैं, तो अभी भी वो जो सामने बैठी मुसलसल मुस्कुरा रही थी, कल से ज़्यादा खिलखिला के, कल तो कम हंस रही थी, आज ज़्यादा उसके दंदीसी बाहर आ रही थी, मुझे बैठी देखी जा रही थी। और आज वो अपनी जगह से उठी इस अंदाज में जैसे वो चल के मेरे पास आना चाहती है। वहीं पे बैठे बैठे वो अपनी जगह से खड़ी हुई और जैसे ही उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो उस वक्त जो मैं खौफ के आलम में ये सब कुछ देख रहा था, पहले उसको बैठा हुआ, फिर सांपों को, उसके बाद चूहों को, और इस अंदाज में खौफजदा था कि आवाज़ तक नहीं निकाल रहा था। वहीं पे जब मैंने देखा वो मेरी तरफ बढ़ रही है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ कि मैंने शदीद चीखना शुरू कर दिया। इस अंदाज में डर गया था क्योंकि आज तो मेरे पास आ रही थी। मैं चीखे जा रहा था जब मेरे घर वालों ने लाइट जला के मुझे पकड़ा और होश में लाने की कोशिश की। मैं एक साइको जिस तरह हो जाते हैं, इस तरह अजीब पागल सा, दीवाना सा हो चुका था, डरे जा रहा था। और सब मुझे कह रहे थे कासिम कासिम। मेरे वाले साहब भी मुतवज्जो थे, मेरे नाना अबू भी पूछ रहे थे, मेरी माँ भी, और मेरे नाम से मुखातिब करके मुझे झंझोड़ रहे थे, कासिम कासिम क्या हुआ है, कासिम कासिम। और मैं जब थोड़ा सा बेहतर फील किया और ज़रा नॉर्मल सा हुआ और मैंने देखा सारे झुके हुए हैं, कमरे में रोशनी फैल गई है, तो मैंने उसी वक्त नीचे नाना अबू के जूतों की तरफ देखा तो जूते अपनी जगह पे मौजूद थे। मैंने मुड़ के तस्वीरों में देखा तो तस्वीरें, सीनियाँ वहीं पे थी, कुछ भी नहीं था और ना ही कोई सामने थी। मुझे घर वालों ने कहा क्या हुआ है, तो मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, वो आज आके बैठी थी और मेरे पास आ रही थी। जब कोई भी इस तरह का मासूम बच्चा आपको जब कहता है ना वो बैठी थी और मेरे पास आ रही, तो माँ बाप फ़ौरन समझ जाते हैं बच्चा डर रहा है। उनको इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चा कुछ देख रहा है या उसको नज़र आ रहा है। उनका एक ख्याल होता है वैसे मासूम है, बच्चा है, डर रहा है। और मैं इतना सहमा हुआ था कि घर वाले मेरे साथ बैठे रहे काफ़ी देर कि मैं सो जाऊं, और पता नहीं कब मेरी घर वालों के पास बैठने की वजह से कब मेरी आंख लगी और मैं सो गया। सुबह मेरी माँ ने मुझे लिया, हमारी तकरीबन 2-3 गलियां छोड़ के एक बुजुर्ग थे जो इस तरह का काम करते थे, उनके पास लेके गई। उन्होंने जाके बताया कि मेरा बेटा इस तरह डर रहा है। रात को वो कहता है, दूसरी रात है, कोई आती है सामने आके बैठ जाती है, रात तो उसके पास उठ के आने लगी थी, और कहता है कि उसके बड़े बड़े दांत हैं और वो आके बैठ जाती है, मुझे देखती रहती है। तो उन्होंने पूछा किस जगह पे, उन्होंने कहा कमरे का एक कोना है, उसकी तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आज रात को कितने बजे का ये वाक़या होता है, किस वक्त होता है? उन्होंने कहा जी रात के तकरीबन इतने बजे ये होता है। उसने कहा ठीक है, मैं आज रात को आपके घर आऊँगा। मेरी माँ मुझे लेके घर आ गई और रात का खाने खाने के बाद सब इंतज़ार करने लगे कि वो आज वो जो आमिल साहब थे उन्होंने घर आना था। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला गया तो वही आलिम साहब घर में दाखिल हुए। बड़े बड़े उनके बाल थे, लट्ठें थीं, लट जिस तरह घुंघरियाले बाल होते हैं इस तरह के पीछे, काफ़ी बड़े बड़े उनके बाल थे, अंगूठियाँ उन्होंने काफ़ी इस तरह की पहनी हुई थी, और एक हाथ में उनकी तस्बीह थी। तस्बीह करते हुए कमरे में, घर में दाखिल हुए, सबको सलाम दुआ किया और उसके बाद सीधा उस कमरे की तरफ आए जिस कमरे के अंदर ये वाक़या हो रहा था।
उनको बताया गया कि यहाँ पे ये सोता है और ये वाली जगह है जब जो वो यहाँ पे देखता है और महसूस करता है। उन्होंने कहा, जितने भी घर के लोग हैं उन सबको कहा आप वज़ू कर लीजिए। मेरी तीनों बहनें और जो एक और भाई था उन चारों को कहा बच्चों आप भी वज़ू कर लो। उन चारों ने भी वज़ू कर लिया तो मुसल्ले बिछा दिए गए। उनको कहा, बच्चों से कहा गया, मेरे भाई को और 3 बहनों को, कि आप मुसल्लों पे बैठ जाएं। वो लोग मुसल्लों पे बैठ के, वो जो घुंघरियाले बालों वाला था वो उनके सामने बैठ गया, तस्बीह उसके हाथ में थी। उसने कहा तुम लोग इस तरह अपने नाखून के ऊपर देखते रहो और अगर जो कुछ भी नज़र आए मुझे बताना, मैं पढ़ना शुरू करता हूं। तुम्हें अपने नाखून के अंदर यहां पे कुछ नज़र आएगा। उस मौलवी ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। मेरी तीनों बहनें और मेरा भाई अपने अंगूठे की तरफ देखते रहे लेकिन कुछ भी उनको नज़र नहीं आया। तो मौलवी साहब ने पूछा कुछ नज़र आया? तो सब खामोश रहे। इसका मतलब था किसी को भी नज़र नहीं आया। तो बोले ठीक है मैं दोबारा से पढ़ता हूं, जिसको भी नज़र आए मुझे बता दे। दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। अभी पढ़ते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि पहले मेरा भाई बोला मुझे नज़र आ रहा है, साथ ही मेरी एक बहन बोली मुझे भी कुछ नज़र आ रहा है। अब वो पढ़ते गए और बच्चों से कहा साथ साथ बताते जाओ। बच्चे जो चीज़ देख रहे थे दोनों को एक चीज़ ही नज़र आ रही थी और वो ये था, एक काली स्याह लड़की है, लाल सुर्ख उसकी आंखें हैं और 2 बड़े बड़े उसके दांत हैं। वो आती है, दीवार घर की फलांगती है और चलती हुई आती है, कमरे के अंदर दाखिल होती है और कासिम जहाँ सोया है उसके सामने आके बैठ जाती है। कासिम को देखती रहती है। उसके बाद कासिम की चीखने की इस तरह की जो आवाज़ आती है तो वो साथ ही उठती है और दरवाजे तक जाती है और उसके बाद गायब हो जाती है। आती तो थी दीवार फलांग के, लेकिन वहाँ से ही गायब हो जाती है। और क्या नज़र आया? वो शख्स पढ़ता रहा। तो कहते हैं सीनरियों के अंदर से सांप निकल रहे हैं, एक सीनरी से दूसरी सीनरी के अंदर जा रहे हैं। और क्या नज़र आया? 2 खूबसूरत किस्म की लड़कियां जो घर के अंदर दाखिल हो रही हैं। कासिम सामने बैठा है और उसको आके घूरी जा रही हैं, हमारी माँ रोटियां पका रही है। फिर क्या हुआ? फिर क्या नज़र आ रहा है? वो माँ से कह रही हैं, माँ पूछ रही है क्या चाहिए, तो वो कह रही हैं रोटी। माँ उनको डांट रही है, उनको कह रही है निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वो गुस्से में देख रही हैं, वो जाते हुए कासिम को देख रही हैं और आपस में बात कर रही हैं, इस घर को नहीं छोड़ना, इन्होंने हमें रोटी नहीं दी, हम वापस आएंगी। फिर वो चली जाती हैं। फिर क्या नज़र आया? फिर रात नज़र आती है। वही लड़की जब बाहर से आ रही है तो वही लड़की है जो खूबसूरत 2 लड़कियां आई थी, उन्हीं में से एक लड़की है जो घर के अंदर दीवार टाप के आ रही है, दीवार फलांग के आ रही है। और अंदर जब कमरे में दाखिल हो रही है तो साथ ही उसका हुलिया, उसका चेहरा जो है, जो खूबसूरत हसीन और जमील चेहरा है, वो बदल जाता है और भयानक शक्ल अख्तियार कर लेता है। काला स्याह रेड कलर की आंखें, उसके 2 बड़े बड़े दांत, और वो वहीं पे बैठी है। और क्या नज़र आया है? बस वो चली गई है। इसके अलावा कुछ नज़र आया है? उन्होंने कहा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं नज़र आया। तो वो बात जो उन्होंने कही थी, तस्वीरों से निकल के दूसरी तस्वीरों में सांप जो थे बड़े बड़े असदहे टाइप वो जा रहे थे, वो मैंने फैमिली को नहीं बताया था, लेकिन मैंने देखा था। मेरे बहन भाइयों ने वो नाखून में देख के बता दिया था। इसका मतलब उनको भी वही सेम नज़र आया था। जब उनसे मुझसे पूछा तो मैं बोल पड़ा हाँ मैंने भी देखा था, तस्वीरों के अंदर से इस तरह बड़े बड़े असदहे टाइप थे, एक तस्वीर से निकल के दूसरी तस्वीर के अंदर जा रहे थे, वो मैंने भी देखा था। उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन अभी पहले मुझे इसको पढ़ना होगा और इस जगह को क्लियर करना होगा ताकि इस जगह के अंदर वो दोबारा ना आ सके। वो गुजर रही थी दोनों, वो चुड़ैलें थीं। अच्छा, इन्होंने पूछा भी है कासिम अली ने, मुझे साहब मुझे बताइए कि क्या है, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं कहानी का वाइंड अप कर लूँ। तो उन्होंने वहाँ पर बैठ के पढ़ाई की, पढ़ाई करके काफ़ी देर वो पढ़ते रहे। उसके बाद वही एक जो प्रोसीजर होता है निकालने का, पानी दम किया और उसके बाद छिड़काव करते रहे, सारे घर को क्लियर किया, कील लगा दी उस घर के दरवाजे के ऊपर। उसके बाद कहा अब इस घर के अंदर वो कभी भी नहीं आएंगी। उन दोनों में से एक जो आती थी, इस घर का रास्ता जो देख बैठी थी, जिन्होंने आपस में भी कहा था इस घर में आना, इनको नहीं छोड़ना, इन्होंने हमें रोटी नहीं दी, अब मैंने उनको कीलें गाड़ दी, इस घर में दाखिल नहीं हो सकेंगी और आपकी ना ही बेटे को नजर आएंगी ना ही कभी अब ऐसा होगा। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद घर में कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कभी मुझे कोई नज़र आई। उसके बाद
हमेशा मैं रात को जागता था, उस तरह खाता था निकाल के, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। तो उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछा, मदर साहब क्या था वो रोटी क्यों लेने आई थी, मुझे क्यों देखा था, वो जब घर में दाखिल हुई थी और जब मैं लेटा हुआ था तो मुझसे ही क्यों इस तरह वो देखने के लिए आती थी या नुकसान पहुंचाने आती थी, क्या ये मेरा वहम था या सच था? पहली बात यह है, आपका वहम इसलिए नहीं था, आपके बहन भाइयों ने भी नाखून में देखा था, तो ये वहम कैसे हो सकता है, वो सच था। दूसरी बात ये, आप पहले बंदे नहीं हैं जिनके साथ ये वाकया हुआ है। जिस दौर की आप बात करें 1980s की, उसमें तो आबादियाँ इतना ज़्यादा नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा वाक़यात इस तरह के जो भरे पड़े हैं। और ये क्या करती थी, ये असल में चुड़ैलें होती थी जो रूप धार के फिर रही होती थी। दो तरह की चुड़ैलें होती हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक होती है जिन्नी, जिन्नात में से चुड़ैल। जिन्नात में से चुड़ैल किसको कहते हैं? जो सबसे बुरे तरीन, शरारती तरीन, घटिया तरीन शैतान होते हैं, जिन्नात होते हैं, उनको वो अपना दर्जा देते हैं कि ये जिन्नात में से चुड़ैलें हैं, भयानक हैं, बुरी हैं, गंदी हैं, उनको वो चुड़ैलें कहते हैं। और दूसरी चुड़ैल कहते हैं जो इंसानों में से होती है, रूप धार के हसीनो जमील लड़की बन जाती है। तो वो जो दोनों थी, वो एक अंदाज़ा है, मैंने उसकी डिटेल तो नहीं पता, मैं एक अपना अंदाज़ा ज़ाहिर कर सकता हूँ, अल्लाह बेहतर जाने असल में क्या है। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे इल्म में है, पढ़ा है, सुना है और वाक़यात सामने आए हैं, तो वो इंसानों में से मौजूद चुड़ैलें थी जो रूप धार के उस घर से गुजर रही थी। वहीं गुजरते हुए उनके दिल में आया कि रोटी की उनको खुशबू हुई तो रुक गई, चलें, और भी घरों में रोटियां पक रही होंगी, लेकिन उस घर में चलते हुए वैसे ही उनका दिल आया कि रुक गई। और उन्हें दाखिल हो गई, दरवाज़ा खुला हुआ था, साथ ही लड़के भी उनकी निगाह पड़ी तो उनको देखना शुरू हो गई। माँ ने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा रोटी। मांगने का अंदाज इसलिए नखरे वाला था, धड़ल्ले वाला था, क्योंकि उनको पता था हम बलाएं हैं, हम चुड़ैलें हैं, हमें किसी चीज़ की क्या ज़रूरत। तो उनके लिए रोटी की कमी नहीं होती, लेकिन उस वक्त उस मूड में आ गई थी, मिजाज ऐसा था, रोटी चाहिए, उन्होंने भी नहीं दिया। अच्छा, इस घर में आएंगी, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, तुम्हारे बच्चे को डराएंगी। मतलब ये होता है, चुड़ैलों को हम चुड़ैल लफ्ज़ ही इसलिए कहते हैं कि शरारतों की इंतहा करने वालों को हम चुड़ैलें कहते हैं। मन मौजी, अजीब सा मिजाज, गुजर रहे हैं, दे दो, नहीं दिया तो पीछे पड़ गए। अच्छा तुमने नहीं दिया, अभी तुम्हें बताते, तुम्हें हमारी ताकत का पता ही नहीं है। तो वो भी असल में ये था कि तुम्हें हमारी ताकत का पता ही नहीं, हम क्या हैं, तुमने हमें रोटी नहीं दी, हम बताते हैं तुम्हें। तो वो रोज़ आके बैठ जाती थी। अगर वो इतनी जल्दी इलाज ना करता तो, और वो उनके पास उनको ना लेके जाती, तो वो और डिस्टर्ब करती, फैमिली के और लोगों को भी नज़र आती और औरों को, सबको इस तरह तंग करना शुरू कर देती। मैं अपना भी वाक़या है, मुल्तान में जब मैं था, मैं सोया हुआ था, फ़ोन पे बात कर रहा था, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। रात को जब टाइम मिलता था, ऑफिस से आता था, तो आपको पता है फ़ोन पे बात होती है। तो बारिश हो रही थी और एक चीख मारती हुई गुजरी थी और ऊपर से गुजर रही थी। खैर इस पे मैं आपको कहानी ही सुना दूंगा। तो जो इस पे प्रोग्राम भी है मेरा, जो एक गलियों में मैं अकेला कैमरा लेके गया था और वहाँ पे चुड़ैल आई हुई थी, इसके पाँव उल्टे थे। अब जो इंसानों में से होती हैं, रूप धार के फिर रही होती हैं, तो एक बात याद रखिए, जब किसी मिशन पे हो तो ये पकड़ी जाएंगी, मिशन पे ना हो तो ये पकड़ी नहीं जाती। ये वैसे घूम फिर रही होती हैं। उस वक्त क्योंकि उनका असली रूप था या उन्होंने रूप धारा हुआ था, आप में से किसी को नहीं पता। आपने उनको देखा, माँ ने भगा दिया। अगर उनके ऊपर तवज्जो करते, उनके ड्रेसेस के, उनको कपड़े जिस तरह के पहने हुए थे, उनके पाँव, ये चीज़ें देखते तो आपको अंदाज़ा हो जाता वो किस तरह की थी। आप मासूम थे, वालदा आप बताते हैं काफ़ी दूर बैठी थी, इसलिए वो भी नहीं देख सकी वो क्या है क्या नहीं। रात का टाइम था, इसलिए वो गुस्से में आ गई और आपकी तरफ आ गई। तो आपके सवाल का सिंपल सा जवाब ये है कि इस तरह के वाक़यात उन दौर में बहुत बहुत ज़्यादा होते थे और बहुत सारे घरों में इस तरह की चुड़ैलें रूप धार के जाती थी। और भी वाक़यात हैं, मैं अपने ऑफ कैमरा स्टोरी में भी सुनाऊंगा। तो शुरू में जो मैंने बात की थी वीडियो बनाने की, उसके लिए मैं नंबर बताना भूल गया था, एंड में तो मैं बताता हूँ। तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर जो है, जो भी मुझे वीडियो बना के भेजेंगे, वीडियो सीधी नहीं, इस तरह कैमरा रख के बनानी है, और जो भी मुझे वीडियो बना के भेजेंगे तो उस वीडियो को भेजेंगे। मेरे व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से जो बाहर हैं पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +92 313 6655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 6655500। और पाकिस्तान वाले मेरा नंबर डायरेक्ट मिलाएंगे 0313665500। आप इसी पे मुझे स्टोरी भी भेजिए और इसी पे वीडियो भी बना के भेजिए, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।